जुलाई यानी सोमवार से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। इससे पहले पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी रणनीति तय करने के लिए बैठकें कर रहे हैं। मॉनसून सत्र के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कांग्रेस सरकार को परिसीमन बिल, फूड सिक्योरिटी कानून में संशोधन, पश्चिम एशिया संकट और एथेनॉल जैसी कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। इसके अलावा कांग्रेस ने कहा है कि वो महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है, लेकिन बीजेपी महिला आरक्षण बिल के नाम पर खेल कर रही है। विधेयक पेश किया गया था, हालांकि इसको कहा गया ये महिला आरक्षण अधिनियम होगा, पर महिला आरक्षण के नाम पर खतरनाक परिसीमन विधेयक लाया गया। पूरी एकता और एकजुटता से विपक्ष ने इसका विरोध किया। हमारा मकसद क्या है? उनको 2/3 बहुमत नहीं मिलना। और अब तक मैं कह सकता हूं, जो गैप है वो 1 आंकड़े का गैप नहीं है, 2 आंकड़े का गैप है। काफी भारी गैप है, छोटा गैप नहीं है, भारी गैप है। लोकसभा में आई एम टॉकिंग ऑफ लोकसभा। और इन्हें एक बात और, क्योंकि ये इस बात पर भी खेती समाचार चल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, इस बार संसद सत्र को लेकर सरकार और विपक्ष की आखिर क्या तैयारी है? देखिए, दरअसल सरकार इस सत्र को एक गेम चेंजर सत्र के तौर पर रखना चाहेगी, क्योंकि पिछले सत्र से लेकर के इस सत्र के बीच में देखें तो सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि नंबर गेम बदल गया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा की जीत और उसके बाद अलग अलग पार्टियों से लोगों का शामिल होना, यहाँ पे संख्या बल के हिसाब से सत्ताधारी पार्टी मोदी सरकार ज्यादा मजबूत हुई है। इस मजबूती का फायदा उठाते हुए हो सकता है इस सत्र में सरकार परिसीमन बिल लाए, जो महिला विधेयक को लागू करने के लिए जरूरी है। लेकिन विपक्ष अभी से इसको लेकर काफी ज्यादा सतर्क हो गया है। विपक्ष यानी खासतौर से कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में जो निकला हुआ, क्योंकि जयराम रमेश अभी आपको बता भी रहे थे, दरअसल इस बैठक में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की गई है। पहला मकसद यह है किसी भी कीमत में परिसीमन बिल पर आम सहमति ना बने, 2/3 आंकड़ा पूरा ना हो और सरकार को बिल पारित ना करने दिया जाए। इसके अलावा एथेनॉल के मुद्दे पे, राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी के मुद्दे पे, इन सारे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरेगी। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस विपक्ष के बाकी सदस्यों के साथ भी संपर्क में है ताकि कैसे सरकार को घेरा जाए। लेकिन सरकार भी पूरी तैयारी करके रखी है। एक दिन पहले कल देर रात भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की लंबी बैठक हुई। समझा जा रहा है कि वहां भी इसको लेकर ठोस रणनीति तैयार की गई और विपक्ष पर भी सरकार काफी रणनीतिक तरीके से हमलावर होने की कोशिश करेगी। तो ये जो संसद सत्र 20 तारीख से शुरू होने जा रहा है, काफी हंगामेदार और रोचक हो सकता है। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अखिलेश यादव सितंबर में यूपी में रथ यात्रा निकालेंगे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए ये रथ यात्रा समाजवादी पार्टी के कैंपेन की शुरुआत होगी। पार्टी ने इसे समाजवादी पीडीए रथ यात्रा का नाम दिया है। चर्चा है कि अखिलेश यादव यात्रा की शुरुआत किसी बड़े धार्मिक स्थल से कर सकते हैं। इसे सॉफ्ट हिंदुत्व के मोर्चे पर बीजेपी को घेरने की रणनीति बताया जा रहा है। अखिलेश यादव लगातार राम मंदिर दान चोरी के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि यात्रा का विशेष फोकस पश्चिमी यूपी के जाट और गुज्जर बहुल क्षेत्रों पर रहेगा। यात्रा की थीम पीडीए पर होगी, जिसमें सरकार यूपी की कानून व्यवस्था को भी मुद्दा बनाया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में एसपी को यूपी में सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। अखिलेश इस जीत को विधानसभा में दोहराने का प्रयास करेंगे। पीडीए के अधिकारों के लिए, न्याय के लिए जो यात्रा है, उसकी शुरुआत बहुत जल्द होगी। उसकी तारीखें, उसकी ऐलान होगी और बीजेपी आरएसएस का अंत में ही शुरू हो जाएगा। बीजेपी आरएसएस का अंत जिस दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने रथ से उतरेंगे। लेकिन क्योंकि अब बीजेपी आरएसएस बड़ी ताकत से लड़ना है, तो तैयारी भी बड़ी होगी। तो तारीखें जो होगी वो उसकी पार्टी का तरफ से, नेतृत्व की तरफ से ऐलान होगा कि क्या तारीखें क्या होंगी। तो इस बार मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार है। सरकार और विपक्ष दोनों ही अपने तीर कमान के साथ तैयार है। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी चर्चा। गेम चेंजर नंबर गेम, शाम 7:57 पर। बढ़ते अगली खबर की ओर। E20 पेट्रोल से जुड़ा मामला अब कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जिला कमिश्नर ने E20 पेट्रोल मामले में अहम फैसला दिया है। आयोग ने मारुति सुजुकी को E20 पेट्रोल से खराब हुई कार को बदलकर नई कॉम्पेटेबल कार देने का आदेश दिया है। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा।
रायपुर के एक जिला आयोग ने E20 फ्यूल को लेकर के एक बड़ा फैसला दिया है। दरअसल ये मामला 2024 का, जब एक डॉक्टर ने मारुति सुजुकी से एक गाड़ी खरीदी थी और उस गाड़ी में को बताया गया था कि ये पूरी तरह से E20 कंपेटेबल है, लेकिन उसके बाद कुछ महीनों के चलाने के बाद ही उस गाड़ी में दिक्कतें आने लगी। तो व्यक्ति गाड़ी लेकर के सर्विस सेंटर पहुंचा। सर्विस सेंटर ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। सर्विस सेंटर ने कहा कि आपको गाड़ी में E20 फ्यूल यूज करने की वजह से खराबी आई है, क्योंकि ये बाहरी कारणों की वजह से ये खराबी आई है, तो हम आपको इसकी वारंटी नहीं दे सकते। तो उस व्यक्ति ने जिला आयोग के अंदर इसकी शिकायत की। जिला आयोग ने इसकी पूरे मामले की सुनवाई की और उसके बाद अब उस व्यक्ति के फेवर में फैसला दिया है। जिला आयोग ने कहा कि जो E20 फ्यूल यूज करने की वजह से खराबी आई और ये गाड़ी पूरी तरह से E20 कंपेटेबल नहीं थी, तो कंपनी को, जो मारुति कंपनी है, उसको निर्देश दिए कि आप इस गाड़ी को रिप्लेस करके दीजिए और जो E20 कंपेटेबल गाड़ी है उसको आप वो दीजिए, नहीं तो आप जो इसको 20 लाख रुपए का जुर्माना और उसके साथ साथ हर्जाना भी दीजिए। तो E20 फ्यूल की वजह से खराब होने वाली गाड़ी को लेकर के ये पहला फैसला किसी आयोग की तरफ से आया। 17 जुलाई को हरियाणा के जिंद से प्रधानमंत्री देश की पहली और दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन डीजल नहीं बल्कि हाइड्रोजन से चलेगी और 10 कोच वाली ये ट्रेन 2600 यात्रियों को लेकर सफर कर सकेगी। पहली हाइड्रोजन ट्रेन की खासियत बता रही है दीपाली नंदा। भारतीय रेल जल्द ही एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। 17 जुलाई यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद से सोनीपत के सेक्शन में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है और ये दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन होगी, क्योंकि इसमें 10 कोचेस लगाए जाएंगे। अभी जो दुनिया के अलग अलग जगहों पर हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है उसमें 2 से 4 कोचेस होते हैं, लेकिन देश की जो स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन है इसमें 10 कोचेस होंगे और अगर कैपेसिटी की बात करें तो ये 2600 यात्रियों की होगी। यहाँ पर मैं आपको स्पीड के बारे में भी बता दूं तो जो इसकी ऑपरेशनल स्पीड है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रहने वाली है और जबकि जो मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो ये 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हाइड्रोजन ट्रेन अपने आप में ही एक काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये जो ट्रेन है जिसको फ्लैग ऑफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं, ये अब तक जिस तरह से ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेनें चलती हैं या डीजल से ट्रेनें चलती हैं उस टेक्नोलॉजी पर लैस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो केमिकल रिएक्शन है जिसे हम एक रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं उसके जरिए बिजली पैदा की जाएगी और ये खुद ब खुद उसी बिजली से ट्रेन चलेगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रिफ्यूलिंग की बात करें तो जींद में ही एक पूरी सुविधा तैयार की गई है। रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया है जहां पर इस ट्रेन को रिफ्यूल किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर जो हाइड्रोजन मिशन है सरकार का उस लिहाज से ये बड़ा कदम है और एनवायरमेंट फ्रेंडली है। किसी भी तरह का कोई धुआं नहीं, कार्बन उत्सर्जन नहीं, सिर्फ ग्रीन एनर्जी जिस पर ये पूरी ट्रेन बेस्ड है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी भाषा को 9वीं कक्षा में लागू करने पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि छात्र बोर्ड परीक्षा की वजह से पहले ही तनाव में होते हैं। सरकार चाहे तो इसे 6ठी कक्षा से लागू कर सकती है। इस पर पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। केंद्र सरकार ने पूरे देश के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने के निर्देश दिए हैं, लेकिन तमिलनाडु सरकार इसका विरोध कर रही है। दरअसल तमिलनाडु सरकार को लगता है कि अगर ये विद्यालय खुल जाएंगे तो वहां 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करनी पड़ेगी। तो इसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर काफी चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब छात्र 9वीं कक्षा में आ जाते हैं तो वो बोर्ड की वजह से काफी परेशान हो जाते हैं, उनको बोर्ड की तैयारी भी करनी होती है। तो ऐसे में इस 3 लैंग्वेज पॉलिसी को 9वीं कक्षा के अंदर लागू नहीं करना चाहिए। अगर सरकार चाहती है तो इसको 6ठी कक्षा से इसको लागू कर सकती है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये मामला फिलहाल जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है सीबीएसई की उसको चैलेंज यहां पर नहीं किया गया। उस मामले को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पहले ही चैलेंज किया जा चुका है। उस मामले की सुनवाई 26 जुलाई को तय होगी। लेकिन इस बीच जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर के की है ये काफी अहम हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब छात्र 9वीं कक्षा में पहुंच जाए तब उनके सामने बोर्ड का काफी दबाव होता है, वो तनाव के अंदर होते हैं। तो ऐसे में इस वक्त उस क्लास में जाकर के इस पॉलिसी को लागू करना सही नहीं है।
अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन बाजार सीमित दायरे में रहा। दिन भर उतार चढ़ाव के बाद निफ्टी और सेंसेक्स की फ्लैट क्लोजिंग हुई। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली का दबाव बना रहा। बैंकिंग शेयर भी कमजोर दिखे। कैसे रहा है बाजार का हाल, बता रही है रक्षा रावत। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन ऊपरी स्तरों से बाद में दबाव देखने को मिला। अगर क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो आज की पूरी बिकवाली जो है वो निफ्टी बैंक की वजह से आई। निफ्टी बैंक यहां पर करीब 180 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है। निफ्टी की यहां पर हमें एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। हालांकि जो सेंसेक्स है वहां पर भी एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो आज इन्होंने भी बाजार का साथ नहीं दिया। अगर आज की सेक्टोरियल पिक्चर देखें तो यहां पर पिक्चर कल के मुकाबले थोड़ी बहुत बिगड़ती हुई नजर आई। हालांकि इंडिया विक्स आज कूल ऑफ हुआ है, 3% की गिरावट देखी गई, लेकिन आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड, ऑटो यहां पर थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली। और पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल, रियलिटी, डिफेंस, कैपिटल मार्केट, ये सारे इंडेक्स थे जहां पर गिरावट देखने को मिली। अगर आज के कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट देखें तो यहां पर इंटरग्लोब एविएशन यहां पर खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा विप्रो, एचसीएल टेक नतीजों के बाद यहां पर जो बुलिश रिपोर्ट आई ब्रोकरेज की, वहां से भी काफी अच्छे गेन्स देखने को मिले। इसके अलावा बजाज फाइनेंस। अगर आज के निफ्टी 50 लूजर्स की बात करें तो यहां पर इटर्नल यहां पर गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा एसबीआई लाइफ, बीईएल, श्रीराम फाइनेंस, ये सारे स्पेस थे जहां पर गिरावट देखने को मिली। एक और स्पेस था केमिकल, जहां पर आज काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। तो ये सारे काउंटर थे जिन्होंने आज केमिकल स्पेस की तेजी को सपोर्ट किया। तो ये था आज के बाजार का पूरा हाल। एमकाई इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ मनीष सोंथालिया ने बाजार पर बातचीत करते हुए कहा कि सेमीकंडक्टर और ईएमएस सेक्टर को लेकर बुलिश नजरिया है। नई मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी से मोबाइल कंपनियों को फायदा मिलेगा। सेमीकंडक्टर पर ज्यादा बुलिश है, सेमीकंडक्टर ईएमएस एज अपोज टू मोबाइल। सो यस, कल जो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आई है उसमें वापस मोबाइल, ईएमएस, सेमीकॉन 2.0 यहाँ पर पीएलआई की बेनिफिट वापस से मिल रही है। सो जो मोबाइल के प्लेयर्स हैं जैसे डिक्सन, एम्बर, इनको भी थोड़ा बेनिफिट तो होगा। पर जो एक ऑलमोस्ट वेकेंट स्पेस है सेमीकंडक्टर, वहाँ पर रनअवे कुछ ज़्यादा दिखता है, क्योंकि जिसने भी मोबाइल 1.0 वगैरह में बेनिफिट ले लिए उनको फ्रेश केपेक्स वगैरह करना पड़ेगा। और कुछ प्लेयर्स जैसे डिक्सन वगैरह में तो टेलविंड डेफिनेटली है और नए जेवीज वगैरह भी साइन हो रहे हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम ज़्यादा सेमीकंडक्टर, ईएमएस, जहाँ पर पीएलआई भी है और थोड़ा सा प्लेइंग फील्ड बड़ा है, वहाँ पर ज़्यादा बुलिश है। हमारे पास सिरमा है, सो हम वहाँ पर ज़्यादा बुलिश है। अब आपको बता दें, भारत के लिए अच्छी खबर है। एचएसबीसी ने भारत की रेटिंग अंडरवेट से बढ़ाकर न्यूट्रल कर दी है। साथ ही सेंसेक्स के लक्ष्य को भी बढ़ा दिया है। क्या है पूरी डिटेल, बता रहे मेरे सहयोगी हरमास फटाकिया। 3 महीने पहले ही एचएसबीसी ने भारत को डाउनग्रेड भी करा था अप्रैल के महीने में, जब ईरान का युद्ध का जो पहला फेज था वो अपनी चरम सीमा पर था। और तब उसके बाद जाकर के अब उन्होंने फिर से अपनी रेटिंग को बढ़ाकर अंडर परफॉर्म से चेंज करके न्यूट्रल कर दिया है। वो पहले भी न्यूट्रल थे और अब जाकर के फिर से अंडरवेट से अब वापस न्यूट्रल हुए हैं। और इस अपग्रेड के बाद उन्होंने अपने सेंसेक्स के जो लक्ष्य है उसे बढ़ाकर 84,000 कर दिया है, जबकि 80,500 का उनका पहला लक्ष्य था। 8.3% की अपसाइड वो इस से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्होंने क्यों इसको अपग्रेड करा है भारत को, उसके उन्होंने 4 ऐसे फैक्टर्स बताए हैं। पहली बात यह कि करेक्शन जो हुआ है बाजार में रिकॉर्ड हाई से, उसके बाद वैल्यूएशंस अब फिर से थोड़े से सामान्य स्तर पर आए हैं। दूसरी बात यह कि तेल की कीमतें भले ही $85 पर हो लेकिन $125 पर भी नहीं है, तो उनकी गिरने की इसके बाद थोड़ा सा रिस्क जो है वो कम हुआ है, ग्रोथ से जुड़ा हुआ जो रिस्क था वो। तीसरी बात ये है कि कंजम्पशन जो है, डोमेस्टिक कंजम्पशन, वो बहुत रेजिलिएंट रहा है। आप चाहे ज्वेलरी के अपडेट देखें, एफएमसीजी की अपडेट देखें या ऑटो सेल्स भी देखें, वो काफ़ी अच्छे रहे हैं इस तिमाही में और उस वजह से भी एचएसबीसी को थोड़ा सा जो है कॉन्फिडेंस मिला है। और आखिरी बात उन्होंने ये कही है कि आरबीआई ने जो कदम उठाए हैं रुपए में स्थिरता लाने के लिए, वो अच्छे कदम थे और उससे भी जो है उन्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला है। लेकिन न्यूट्रल उन्होंने अपग्रेड करके सिर्फ न्यूट्रल किया है, ओवरवेट क्यों नहीं किया, उसके बारे में उन्होंने ये लिखा है कि भले ही आउटलुक थोड़ा सा सुधरा है भारत का, लेकिन उनकी अर्निंग्स ग्रोथ जो है अभी भी बाकी इमर्जिंग मार्केट से थोड़ी सी कम है। और दूसरी बात यह है कि वैल्यूएशंस भले ही थोड़े से सामान्य हुए हो, लेकिन अब भी काफ़ी सारे इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले अभी भी महंगे हैं। और आने वाली बात उन्होंने एक और बात ये दर्शाई है कि एफआईआईज जो है भले ही इस महीने नेट बायर्स रहे हो, लेकिन इस फ्लोज की सस्टेनेबिलिटी पर उन्हें अभी
अभी भी थोड़ी सी शंका है इस वजह से भी, क्योंकि AI का ट्रेड अभी भी रोल आउट पैन आउट हो रहा है। काफ़ी सारे AI से जुड़े स्टॉक्स में अभी भी खरीदारी हो रही है, भले ही चिप स्टॉक्स में बिकवाली हो रही हो। और आखिरी बात उन्होंने ये लिखी है कि दूसरी छमाही में जो है इस साल के काफ़ी सारे IPOs आने वाले हैं और उससे सप्लाई बढ़ेगी, और इस सप्लाई बढ़ने की वजह से लिक्विडिटी में कमी आने की वजह से कोई अगर पोटेंशियल अपसाइड हुई तो वो भी कैप्ड रहेगी। एक रिस्क उन्होंने और बताई है, वो है रूरल डिमांड। वो रूरल डिमांड एक बड़ा रिस्क इस वजह से भी बन सकता है कि अगर एल नीनो और मजबूत हुआ तो रूरल डिमांड पर इसका असर पड़ सकता है। और कंसेंसस ने पहले ही अर्निंग्स ग्रोथ को जो है 18% से कम करके 15% कर दिया है, और HSBC ने ये चेतावनी दी है कि ये और कम हो सकता है, लो डबल डिजिट्स तक ये आंकड़ा आगे चल के जा सकता है। और आखिरी बात उन्होंने ये चेताया है कि अगर ये जो वेस्ट एशिया में फिर से तनाव बढ़ा है, अगर ये और लंबा खिंचा तो फिर से एनर्जी की कीमतें बढ़ेंगी, तेल की कीमतें बढ़ेंगी और बाजार के लिए नेगेटिव होगा। अब क्या ऐसी बातें हैं जो HSBC को पसंद है? घरेलू ग्रोथ के हिसाब से निवेश भारत में अच्छा होगा। वो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पर ज्यादा बुलिश है कंज्यूमर स्टेपल्स के मुकाबले। वो इसलिए भी क्योंकि स्टेपल्स अभी भी ज्यादा महंगे हैं वैल्यूएशन के लिहाज से, और रूरल डिमांड का जो रिस्क है वहां पर स्टेपल्स जो है ज्यादा एक्सपोज्ड है। और अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो वहां पर वो प्राइवेट बैंक्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। वो इसलिए भी क्योंकि काफी एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहा है प्राइवेट बैंक्स का। कुछ चुनिंदा कमोडिटीज और इंडस्ट्रियल शेयरों पर भी पॉजिटिव है, लेकिन IT सेक्टर को लेकर के उन्होंने ये बात कही है कि अभी भी जो है वो आउट ऑफ फेवर ही रहेगा, क्योंकि भले ही सेक्टर की बड़ी सारी डीरेटिंग हुई हो, लेकिन अभी भी जो है काफी सारे रिस्क इस सेक्टर के लिए है। तो भले ही HSBC ने भारत को अपग्रेड किया हो, सेंसेक्स के लक्ष्य बढ़ाए हो, लेकिन अभी भी वो न्यूट्रल है, ओवरवेट नहीं। काफी सारे सेक्टर्स उन्हें पसंद भी है, लेकिन दो बड़े रिस्क फैक्टर्स है, एनर्जी प्राइसेस और रूरल डिमांड। सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। सेमीकंडक्टर 2.0 स्कीम किस तरह से अलग है, इस नई स्कीम के जरिए सरकार क्या हासिल करने की कोशिश कर रही है और इससे कितना निवेश आएगा, इस पर IT सेक्रेटरी S कृष्णन से एक्सक्लूसिव बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए करीब 2 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। बात करने के लिए हमारे साथ IT सेक्रेटरी S कृष्णन है। सर वेलकम। नमस्कार। सर सबसे पहले तो यही पूछना चाहेंगे, जो सेमीकंडक्टर 2.0 अब हम लेकर के आ रहे हैं, 1 में हमने देखा बहुत सारी कंपनी आई, तो क्या डिफरेंस अब हम सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2.0 में देखेंगे? डिफरेंस इतना है कि एक हम इकोसिस्टम अप्रोच ले रहे हैं सेमीकंडक्टर 2.0 में। हम चिप्स और ATMP प्लांट्स के अलावा जो इकोसिस्टम प्लेयर्स हैं, जैसे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो इक्विपमेंट बनाते हैं, मटेरियल्स बनाते हैं, गैसेस बनाते हैं, टेस्टिंग करते हैं, इन सब कंपनीज को भी प्रोत्साहन देना चाहते हैं ताकि वो इंडिया में आके उनके फैसिलिटीज़ लगाएं, ताकि इंडिया एक पूरी तरह से सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इंडिया में बन जाए। एक ये क्रिटिकल डिफरेंस है। दूसरा, सेमीकंडक्टर 1.0 में हमने डिज़ाइन के लिए एक कंपोनेंट रखा हुआ था जो कि सिर्फ स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए बनाया गया था। इस बार हम ये चाहते हैं कि इनके अलावा बड़े इंडियन कंपनीज को भी कुछ मदद सहायता मिले ताकि वो ये डिज़ाइन स्पेस में ज़्यादा हम आगे बढ़ पाएँ। अच्छा, स्पेसिफिकली देखा गया कि जो फर्स्ट में था उसमें आपने 50% तक के इंसेंटिव दिए थे, इसमें थोड़े से कम किए हैं, 35% के आसपास इंसेंटिव दे रहे हो। कोई स्पेसिफिक रीज़न इंसेंटिव कम करने? मतलब हम इस बार थोड़ा मॉड्यूलेट किए हैं, 40% से 25% तक का इंसेंटिव डिफरेंट आइटम्स पे दिया जा रहा है। एक इंसेंटिव सब पे नहीं दिया जा रहा है। इसके कई कारण हैं। एक तो कि एक हद तक हमारा इकोसिस्टम पहले तो एकदम एक भी कंपनी नहीं था, उस सिचुएशन में थोड़ा ज़्यादा इंसेंटिव देने की ज़रूरत थी उनको अट्रैक्ट करने के लिए। अब करीब करीब जैसे आपने बताया 12 प्लांट्स एस्टैब्लिश हो रहे हैं। बाकी कंपनीज को भी ये पता चल गया कि इंडिया में ये एक मौका है और इंडिया एक प्लेयर बन सकता है इस स्पेस में। क्या एक ही प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रिक कार, हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड बनाई जा सकती है? JSWMG मोटर्स भारत का पहला मल्टी NEV प्लेटफॉर्म लेकर आई है जो एक साथ 4 तकनीक की गाड़ियां बना सकती है। ज्यादा डिटेल्स इस पर दे रहे हैं संवाददाता रोहन सिंह।
ऑटो इंडस्ट्री में इस वक्त सबसे ज़्यादा बात हो रही है न्यू एनर्जी व्हीकल्स यानी NEVs की। JSW MG मोटर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया है जो देश का पहला मल्टी NEV प्लेटफॉर्म है, यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म पर अलग अलग पावर ट्रेन वाली NEV व्हीकल्स को डेवलप किया जा सकेगा। और इसके लिए अगर आप देख सकते हैं, इसी प्लेटफॉर्म पर एक बैटरी सिस्टम है, एक फ्यूल टैंक है, एक डेडिकेटेड हाइब्रिड इंजन है और साथ ही एक डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन सिस्टम भी है। यानी कि इस एक प्लेटफॉर्म से ही आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बना सकते हैं, आप हाइब्रिड व्हीकल बना सकते हैं, आप प्लग इन हाइब्रिड बना सकते हैं और आप रेंज एक्सटेंडेड हाइब्रिड व्हीकल को भी बना सकते हैं। इन चारों टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग है रेंज एक्सटेंडेड इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी जहां एक छोटा सा फ्यूल टैंक होता है जिसका काम होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना और वो आपके बैटरी को लगातार चार्ज करता रहता है, यानी कि बैटरी आपकी हमेशा फुल चार्ज रहती है। तो रेंज एंग्जाइटी जैसी कोई चीज़ इसमें नहीं होती है। MG मोटर्स का कहना है कि इससे जो ट्रैवल है वो एंग्जाइटी फ्री रहेगी, साथ ही जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो भी बेटर होगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी ये होने जा रही है। इस प्लेटफॉर्म पर जो पहली गाड़ी होगी वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी और साथ ही इसके बाद MG मोटर्स एक प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी भी इसी प्लेटफॉर्म पर लाने जा रही है और कंपनी दोनों ही गाड़ियाँ इसी साल लॉन्च करना चाहती है। फीफा वर्ल्ड कप से लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फाइनल में एंट्री कर ली है। अर्जेंटीना 85 मिनट तक 0-1 से पिछड़ रही थी। आखिरी 7 मिनट में सारा खेल पलट गया। एंजो फर्नांडिस और लोटारो मार्टिनेज ने आखिरी समय में गोल दागकर पारी अपने नाम कर ली। यह अर्जेंटीना का 7वां वर्ल्ड कप फाइनल होगा। आपको बता दें, टीम इससे पहले 1930, 1978, 1986, 1990, 2014 और 2022 में फाइनल खेल चुकी है। अर्जेंटीना 1978 और 1986 और 2022 में विश्व कप जीत भी चुकी है। अब फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला 20 जुलाई को स्पेन से होगा। अब एक नजर आज के कंज्यूमर अड्डा टॉपिक पर। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हवाई किरायों पर कंट्रोल के लिए नियम बना लिए गए हैं। क्यों अनाप शनाप किराए वसूलती है एयरलाइंस, आज इसी पर होगी बड़ी चर्चा। हवाई टिकट के दाम सरकार कसेगी लगाम। शाम 5:57 पर सिर्फ कंज्यूमर अड्डा में। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।